नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ये लिखा है रजत शर्मा ने। इंडिया टीवी के डायरेक्टर, इंडिया टीवी के मालिक और 40 साल से पत्रकारिता में अपनी जान झोंक देने वाले रजत शर्मा, जिनकी छवि इतनी बढ़िया है, इतनी अच्छी छवि के पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार है। और बता दें आपको, रजत शर्मा के साथ काम करने के लिए बड़े बड़े लोग सपने देखते हैं और वही रजत शर्मा आज कोर्ट में जीत गए हैं तो कांग्रेस के दिग्गज नेता कह लीजिए जयराम रमेश हो जाएं, इसके साथ पवन खेड़ा हो जाए और इनकी प्रवक्ता अग्नि नायक जो ये कह रही थी कि भैया मुझे गाली दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रही थी, तो आज कोर्ट का जब तमाचा पड़ा है तो बड़े बड़े पत्रकार रजत शर्मा के समर्थन में आ गए हैं और आज दर्शकों पत्रकारिता की जीत हुई है। आप पत्रकार को जब मन तब घसीट नहीं सकते, आप पत्रकार को जो मन वो नहीं बोल सकते और आज कोर्ट ने आईना दिखा दिया है। आपको बता दें, रजत शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर अपने ऊपर लांछन लगाने और उनकी छवि पूरे विश्व भर में खराब करने के लिए 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा ठोका है। इसके साथ दिल्ली में जस्टिस, आपको बता दें, नीना बंसल कृष्णा ने आदेश सुनाया है कि कांग्रेस तुरंत डिलीट कीजिए जहां जहां पोस्टेड है आपकी वीडियो और झूठी वीडियो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और देखिए, इंडिया टीवी ने भी अपने बुलेटिन में लगातार इसको 10 मिनट दिखाया है कि इंडिया टीवी के पत्रकार, इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा की बड़ी जीत हुई है। चलिए अब आपको मैं बताती हूं कि कैसे दिग्गज पत्रकार आज लगातार उनके समर्थन में आ गए हैं। बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इंडिया टीवी से बातचीत की और कहा, कांग्रेस की ये आदत है जहां दाल नहीं गलती वो करते हैं। दर्शकों, आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से लगातार राहुल गांधी ने मीडिया को बिल्कुल अनाप शनाप बोलना, गाली देना, ये एक छवि अपनी बना ली है। हालांकि मीडिया को फर्क नहीं पड़ता है, आप गाली देते रहिए, मीडिया अपना काम करेगी। आपके गाली ना देने से और देने से कुछ नहीं होता है। और आपने देखा होगा टीवी डिबेट के दौरान भी जानी मानी आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप के ऊपर भी जब लोग सवाल उठाते तो वो चुपचाप अपने सही तरीके से सही वाक्यों का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले प्रवक्ताओं को उनकी औकात दिखा देती हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आज एक बार फिर से रजत शर्मा के लिए बड़े बड़े पत्रकारों ने देखिए ट्वीट किया है। सबसे पहले आपको ले चलती हूँ रजत शर्मा जी के ट्वीट पर, उनके एक्स पोस्ट पर। मतलब क्या लिखा है, नहीं मालूम था कि इमरजेंसी का मतलब क्या है। हमें इतना पता था कि रात में जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मोरारजी देसाई, प्रकाश सिंह बादल, सारे के सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया था ओवरनाइट। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी थी। तो हमने कहा ठीक है, इसके खिलाफ लड़ेंगे। जब हम यूनिवर्सिटी कैंपस में जुलूस निकालने लगे तो उस इलाके के जो पुलिस ऑफिसर से SHO, वो मेरे दोस्त थे। उन्होंने मुझे आके कहा कि देखो भाई पंडित जी, अपने दोस्तों को बता दो, ये हमें राइट टू शूट का ऑर्डर है और हमें कोई पूछ भी नहीं सकता। राइट टू शूट? राइट टू शूट। इमरजेंसी का मतलब होता है द पुलिस हैड अ राइट टू शूट एनीवन एनीवेयर, अरेस्ट एनीवन एनीवेयर। हाँ, सो सिविल लिबर्टी सारे खत्म, सिविल लिबर्टीज खत्म कर दिए गए थे। तो लेकिन तब तक हम लोग निकल चुके थे जुलूस। वो जुलूस जिसमें अरुण जी उसको लीड कर रहे थे, उसमें ABVP के लोग भी थे, उसमें समाजवादी युवजन सभा के राजकुमार जैन, सुधीर गोयल, ललित मोहन गौतम, ये लोग भी थे। और CPI CPM के जो SFI और AISF के अमरजीत कौर, जो आप CPI में उस समय AISF में थी, वो उसमें थी, इंद्राणी मुखर्जी भी उसमें, सब लोग थे। सब लोग यूनिवर्सिटी कॉफी हाउस में गए, वाइस चांसलर ऑफिस के सामने। वहाँ एक टेबल पर अरुण जी खड़े हुए और अरुण जी स्पीच देने लगे। और फिर ये था कि स्पीच के बाद में हम सब लोग अपने अपने दोस्तों के साथ चले जाएंगे। एक स्कूटर था जिस पर अरुण जी को जाना था, एक स्कूटर था विजय गोयल का जिस पर मुझे जाना था, एक श्रीराम खन्ना थे उस समय और उनका स्कूटर था। लेकिन हमने देखा जब अरुण जी बोल रहे थे तो धीरे धीरे पुलिस जीरो इन कर रही थी, क्लोज आ रही थी। और कुछ उसमें सादी वर्दी में थे और कुछ वर्दी में पुलिस वाले थे। वो धीरे 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 अरुण जी के क्लोज आ रहे थे। तो फिर हमने कहा भागो, तो फिर सब भागने लगे। और अरुण जी जब टेबल से उतर के जब तक पहुंचते, अनफॉर्चुनेटली जिसको अरुण जी को लेके जाना था वही गायब हो गया स्कूटर लेके, डर के। कौन 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 नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताना चाहता हूँ। वो एक बड़े जर्नलिस्ट हैं। अच्छा। और इमरजेंसी में उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम सपोर्ट कर दिया था, कांग्रेस के साथ मिल गए थे। बाद में वापस वो इस जनता पार्टी और इसमें आ गए। अच्छा। तो हाँ,
अब अरुण जी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनको जो मॉरिस नगर का पुलिस स्टेशन था वहाँ ले गए। अब हमने फिर इकट्ठे किए लड़के और मैंने कहा कि हम लोग पुलिस स्टेशन पे अंदर घुस के उनको छुड़ा के लाएंगे, हमारा लीडर जेल के अंदर है। लेकिन फिर हमें वो पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि ऐसा बिल्कुल मत करो। और भी जो हमारे सिंपैथेटिक लेक्चरर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने भी समझाया और कहा कि आप सब अंडरग्राउंड हो जाओ। अच्छा। तो अरुण जी को वहाँ से ये अम्बाला जेल ले गए, हाँ। जो हमें बहुत बाद में पता चला। हम सब लोग अंडरग्राउंड हो गए। अब अंडरग्राउंड होना भी हमें पता नहीं था क्या होता हाँ, है। क्या होता है एग्जैक्टली। हाँ। तो अंडरग्राउंड मतलब ये था कि अपने घर में मत जाओ, क्योंकि वहाँ पुलिस आपको पकड़ने आएगी, तो कहीं और रहो। हाँ। तो मैं और विजय गोयल दो ही बच गए। हाँ। किसी से और संपर्क नहीं था, कोई हाँ, मोबाइल फोन तो होते नहीं थे उस जमाने में। हाँ। तो और किसी के पास लैंडलाइन भी उस टाइम किसके पास था? बहुत कम लोगों के पास में हाँ। लैंडलाइन होती थी। तो विजय गोयल के पास स्कूटर था, थोड़े पैसे भी होते थे स्कूटर में पेट्रोल बनाने के, और विजय के घर जाकर के हम कुछ कपड़े भी ले आए थे। और उसके चूंकि फादर बड़े लीडर थे तो उनके पहचान थी, तो किसी किसी के घर जाके हम रुक जाते थे रात में, अलग अलग घर, अलग अलग घरों में, थोड़े थोड़े दिन में। फिर अब सोचते रहे क्या करें। तो देखिए, मेरा जर्नलिज्म में जो शुरुआत है वो कैसे हुई। विजय ने एक आइडिया दिया कि यार लोगों को तो पता ही नहीं है कि इतने बड़े बड़े लीडर जेल में हैं। लोगों को तो पता ही नहीं है कि कैसे उनके अधिकार छीन लिए गए हैं, क्योंकि मीडिया पे बंद, हाँ, मीडिया पाबंदी। अखबार हाँ। तो थे नहीं, उनके ऊपर पाबंदी थी, और दूरदर्शन था जिस पर कुछ बताते नहीं थे। हाँ। तो हमने प्लान किया कि हम एक अखबार निकालेंगे, उसका नाम हमने रखा मशाल। अच्छा। और अखबार भी क्या निकालना था, साइक्लो स्टाइलिंग उस जमाने में होती थी। तो एक और प्रिंटिंग प्रेस भी तो बंद कर दिए थे, प्रिंटिंग सारे प्रेस थे, बंद कर दिए थे प्राइवेट वाले। वो अलाउड नहीं था किसी हाँ। को कुछ भी छापना, और कोई भी जेल में चला जाता। तो शक्ति नगर में सब्जी मंडी के पास एक शर्मा न्यू आर्ट्स कॉलेज था। अच्छा। उसके जो ओनर थे वो सिंपैथेटिक थे बीजेपी आरएसएस, बीजेपी तो नहीं थे उसमें, आरएसएस के हाँ। समर्थक थे, जनसंघ के समर्थक थे। तो उनसे हमने बात की। तो वो शर्मा न्यू आर्ट्स कॉलेज रात को 8:30 बजे बंद हो जाता था। उसके बाद हम उनके यहाँ जाके उनकी साइक्लो स्टाइलिंग मशीन के ऊपर वो 500-600 कापियां हाथ से निकालते थे। हाँ। हाँ। हम उसको अखबार कहते थे, था तो वो पैम्फलेट ही। हाँ। हाँ। तो लेकिन उसको हम लिखते थे अखबार के अंदाज में। हाँ। कि अच्छा। आज ये खबर आई है कि जयप्रकाश जी ने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी है, आज ये खबर, जो भी कुछ हमारे पास इधर उधर से खबरें आती थी वो हम उसमें लिखते थे। फिर उनको लिफाफों में बंद करते थे, और रात को 2 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में मैं और विजय गोयल स्कूटर पे उसके बैठ के लोगों के घरों में वो डालाते थे। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य ही मेरा भगवान है, अहिंसा उसे साकार करने का साधन है। महात्मा गांधी, इन्होंने महात्मा गांधी की बातों को कोट करके ये ट्वीट किया है और ये पोस्ट किया है उन्होंने, और लिखा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। उन्होंने नीचे लाइव एंड लॉ बार एंड बेंचेस की वहां पर आपको कोट्स को लगाए हैं, जहां कहा जा रहा है कि इंडिया टीवी के पत्रकार के ऊपर आपने जो वीडियो शेयर किए है फर्जी, उसको 1 हफ्ते के भीतर सभी जगह से डिलीट कीजिए। दर्शकों, आपको बता दें, गूगल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उस पूरे वीडियो को लिमिटेड किया जाना चाहिए, यह भी कोर्ट का आदेश है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है। कहा जा रहा है कि गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तुरंत कांग्रेस उस वीडियो को निजी बनाए। और देखिए, ये तमाचा है, ये झटका है, ये आपको बता दें कांग्रेस की छवि इसमें दिख गई है कि कांग्रेस पार्टी आज अगर 99 के आंकड़े में है तो क्यों है, लगातार झूठ परोस करके। और बीजेपी ने कहा कि इन लोगों ने महाराष्ट्र और इसके साथ झारखंड, इसके साथ उत्तर प्रदेश, इसके साथ यहाँ पर राजस्थान, जहां जहां हमें नुकसान हुआ है, इसके झूठ, इसके प्रोपेगेंडा के खिलाफ हुआ है। आपको मैं ले चलती हूँ अमन चोपड़ा के पोस्ट पर। अमन चोपड़ा ने लाइव एंड लॉ के सारे बातों को लगाया, शेयर किया और कहा, ये पोस्ट को शेयर किया जो कोर्ट ने कहा है। 77 में स्टूडेंट्स यूनियन बनी, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स यूनियन का एक इनॉग्रेशन का फंक्शन होता है, जो कोई ओल्ड स्टूडेंट या कोई आकर के इनॉग्रेट कर देता है। तो मैंने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं हम इसको प्रधानमंत्री से इनॉग्रेट कराएं। तो सब ने मुझे कहा पागल हो, प्रधानमंत्री को ये इनॉग्रेट कर। मैंने कहा मैं बात करता हूँ जाके। तो हम मुरारी भाई के पास गए। एक तो जब मैं टाइम मांगता था तुरंत मिल जाता था। तोपे उनके सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कहा आ जाओ, अभी आ जाओ। हम गए तो मैंने कहा कि मुरारी भाई ऐसे हम छात्र संघ का
उद्घाटन कराना कहाँ था उनका घर उस वक्त? ये तब तक वो एक सब्जेक्ट ग्राउंड में शिफ्ट हो गए थे। हाँ, ओके। जो प्रधानमंत्री का घर था। हाँ, उसके पहले वो डुप्ले रोड पे रहते थे। अच्छा, हाँ, जब से इलेक्शन हो रहा था, जब मिलने जाते तो वो डुप्ले रोड पर उनका घर अच्छा, था। हाँ, और उसमें ऐसी सिक्योरिटी नहीं थी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, प्रधानमंत्री ने टाइम दिया तो हमने सोचा कि हम जाएंगे प्रधानमंत्री के दफ्तर, बैठेंगे, उनसे बात करेंगे। तो जब पहुंचे तो हम बस से गए थे, लेट हो गए। तो डांट लगाई, क्या तरीका है ये, और तो बात करनी, हाँ चलो। चलो कैसे? वो अपने घर से पार्लियामेंट हाउस तक पैदल जाते थे। तो हम उनके साथ पैदल चलते चलते बात कर रहे थे। ओ, पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो फिर वहाँ मैंने बताया उनको छात्र संघ है वो। फिर तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि ऐसे हम छात्र संघ का उद्घाटन आपसे कराना चाहते हैं, मैं आऊँगा। बस। तो मैंने कहा आप तारीख बता दीजिए। किसी को बुलाया, कैलेंडर देखा, ठीक है। उन्होंने करीब 10 दिन बाद सुबह 11 बजे का टाइम दे दिया। जब मैं वापस गया तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्रधानमंत्री कि प्रधानमंत्री इस छात्र संघ का उद्घाटन करने के लिए आएंगे। और अरुण जी को हमने उस प्रोग्राम की अध्यक्षता करने के लिए बुलाया। वो तब तक वकील बन चुके थे ना? वो नहीं, या वकालत पढ़ रहे थे? वकालत पढ़ रहे थे। तब उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी मेरे ख्याल से। वो अपने फादर के साथ काम करते थे। उनके फादर 30,000 में प्रैक्टिस करते, तो उनके साथ वो काम करने जाते थे। लेकिन चूंकि वो फॉर्मर स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे, तो उनका एक बड़ा नाम था, रेस्पेक्ट थी। मोरारजी भाई आ गए। हमने पहली बार देखा कि प्रधानमंत्री जब आते कैसे तैयारी होती है। वहाँ पर एक फ़ोन लग गया, एक सिक्योरिटी आ गई, उन लोगों ने मंच बनाया और यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में पूरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बड़ी संख्या में आए। अब मंच पर बैठे थे तो विजय गोयल अपना ओपनिंग भाषण दे रहे थे। फिर अरुण जी बोले तो मोरारजी भाई मेरे साथ बैठे थे। तो इन्होंने मुझे पूछा, उपकुलपति कहाँ है? कौन? वाइस चांसलर। अच्छा, ओ। तो मैंने कहा जी वो नीचे बैठे हैं, मंच पर क्यों नहीं? तो मैंने कहा जी कि ये इन्होंने इमरजेंसी को सपोर्ट किया था, यूनिवर्सिटी में इन्होंने नसबंदी के कैंप लगाए थे, इनका जो कंडक्ट है वो वाइस चांसलर की डिग्निटी के अनुरूप नहीं था। तो उन्होंने कहा ये आपने ठीक नहीं किया। वो जो भी हैं वाइस चांसलर हैं और इस विश्वविद्यालय के सर्वोच्च गुरु हैं। तो मैंने कहा मोरारजी भाई वो बिल्कुल, उन्होंने यूथ कांग्रेस के कैंप यहां पर लगवाए थे, उनकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स पकड़े गए। चुप रहे वो। अच्छा, मैं चूंकि उनको लेके आया था तो सबके अंदर ये मेरा जलवा था कि भाई मेरे वो कितने क्लोज हैं। उन्होंने अपना भाषण शुरू किया और उन्होंने पहली बात ये कही कि मुझे इस बात का दुख है कि विश्वविद्यालय के उपकुलपति को मंच पर जगह नहीं दी गई। और जब मैंने छात्र संघ के महामंत्री से पूछा तो उन्होंने उनके गुनाह मुझे गिना दिए। गुनाह भी आप गिनाएंगे, सजा भी आप देंगे, तो हमारी क्या भूमिका है? तो मुझे लगा मेरी तो अच्छी तरह से बेइज्जती हुई। जब मैं आकर बैठा तो विजय गोयल जब वो बोल रहे थे, विजय गोयल ने मुझे कहा कि और बुला ले। अब क्या कर सकते थे सारे स्टूडेंट्स के सामने। उसके बाद मैं उनसे नाराज हो गया। जब वो नमस्ते किया, जब चले गए तो जो आदर देना था वो दिया, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं। उसके बाद 2-3 दिन बाद फ़ोन आया टोपे जी का कि बापू बुला रहे हैं। तो मैंने कहा जी मैं नहीं आऊँगा। मेरी तो उन्होंने अच्छी तरह से क्या कर दिया। मैंने कहा क्या? तो उसने कहा भाई ये तो ठीक बात कही उन्होंने। मैंने कहा अच्छा भाई अगर आप भी ऐसे समझते हो तो ठीक है फिर। मैंने कहा मुझे प्राइवेटली कह देते, डांट देते, सबके सब मैं स्टूडेंट लीडर हूँ। तो फिर उन्होंने 1-2 बार कहा। तो फिर विजय गोयल ने मुझे कहा कि नहीं चलते हैं मिलने के लिए। हम गए तो कहा क्यों नाराज हो? तो मैंने कहा जी इसलिए नाराज नहीं हूँ कि आपने जो बात कही वो गलत थी, लेकिन
स्टूडेंट्स यूनियन का फंक्शन था, सबके सामने, तो मेरा थोड़ा मुझे लग जाए जैसे अपमान हुआ हो, आत्मसम्मान को चोट पहुंची है। तो फिर क्या करें? मैंने कहा मुझे क्या मालूम क्या करें, हो गया आप जो होना था। तो कहते मैं फिर आऊंगा, आप कार्यक्रम रखो, मैं फिर आऊंगा, फिर आपके बारे में अच्छी बात भी करूंगा। मुझे लगा कि जिसको आदमी इतना कठोर, इतना निर्दयी ऐसे ऐसे कहते थे, वो कितने उनके मन में उदारता थी। फिर हमने यूनिवर्सिटी कैंपस में कार्यक्रम रखा, भगवत गीता पर मुरारजी भाई का प्रवचन। अच्छा। क्योंकि बातचीत में जब मैं उनसे इतना मिलता था, बात करता, तो पता चलता भगवत गीता और रामचरितमानस प्रकांड पंडित थे, दोनों के दोनों ग्रंथ उनको जबानी कंठस्थ थे, जबानी याद थे। अच्छा, ये कोई नहीं जानता है, शायद नहीं जानते लोग इस बात को। और फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस में आए, और वो अब स्टेज लगी थी लेकिन वो कुर्सियां नहीं लगी, उस पर पालथी मार कर बैठे थे और माइक लगा, और जैसे जो प्रवचन देते हैं ऐसे उन्होंने भगवत गीता पर 1 घंटे का प्रवचन दिया। और उस दौरान उन्होंने हमारे बारे में अच्छी बातें भी कही कि ये बड़े अच्छे लोग हैं और इनकी ऐसी भावनाएं हैं, ये करते हैं। तो वह जाके उनसे फिर कॉम्पनसेशन, फिर मेरी उनसे दोबारा से दोस्ती हुई। रजत शर्मा के लिए और कांग्रेस के खिलाफ उसमें लिखा है डेमोक्रेसी इन डेंजर। अब आपका संविधान खतरे में नहीं है, अब आपका संविधान नहीं बोलता है कि आपने पत्रकार पर लांछन लगाया है, उंगली उठाने की कोशिश की है, और आपके पास क्या तथ्य थे? रागिनी नायक रो रही हैं बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने मुझे गाली दी है। मतलब आप महिला विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, वुमेन कार्ड प्ले करेंगी, तो यहां पर आप किसी को भी ले दबोचेंगी। और बता दें आपको, रजत शर्मा की बात पर अब कोर्ट ने खरी खोटी सुनाई है, और वही लिखा है अमन चोपड़ा ने, जाने माने पत्रकार हैं ये भी, इन्होंने लिखा डेमोक्रेसी इन डेंजर। अब आपका लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आप जर्नलिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट को क्या समझते हैं। और आपके साथ में आपको बता दूं, यहां पर लगातार मीनाक्षी जोशी, जो कि उस टीवी डिबेट के दौरान वो वहां बैठी हुई थी, उनके साथ एंकरिंग कर रही थी। देखिए मैं आपको बता दूं दर्शकों, ये मामला है 4 जून का, रिजल्ट्स के दिन का। रिजल्ट्स के दिन जब कांग्रेस की सीटें आ रही थी, बढ़ रही थी, उस वक्त रजत शर्मा ने अपने लाइव चैनल के दौरान, बुलेटिन्स के दौरान वहां पर रागिनी नायक को जोड़ रखा था। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की। उसके बाद रागिनी नायक ने रोना शुरू किया कि मुझे गाली दी है, मुझे गंदी गाली दी है, इंडिया टीवी के मालिक ने मुझे गंदी गाली दी है। और दर्शकों, आप इतने सालों से आपकी अदालत देख रहे होंगे, आपकी अदालत में कौन नहीं आया है? दिग्गज अभिनेताओं से लेकर, फिल्म डायरेक्टर से लेकर, फिल्म अभिनेताओं से लेकर एक एक नेता, जो कि आज बड़ा नेता बन चुका है, सभी के लिए रजत शर्मा एक तरीके से पत्रकारिता करते हैं। रजत शर्मा को हमेशा लोग सम्मान देते हैं, रजत जी कहते हैं, और कहते हैं कि पत्रकारिता में उन्होंने जो बात स्थापित की है, आज तक कोई पत्रकार नहीं कर पाया है। और इसी को ट्वीट करते हुए आपको बता दें, मीनाक्षी जोशी, जो कि इंडिया टीवी की अच्छी एंकर है, बड़ी एंकरों में से एक है, उन्होंने खुद लिखा है कि मैंने बार बार कहा है, मैं खुद एंकरिंग कर रही थी भैया, मैंने नहीं सुनी ऐसी गाली, रजत जी ने नहीं दी है। कांग्रेस ने झूठे आरोप लगाए हैं, और उनके बार बार बोलने पर भी देखिए झूठ फैलाया गया। और बता दें आपको कि आप बस डेट नोट कीजिए दर्शकों, आज रिजल्ट्स को आए इतने दिन बीत गए हैं, उतने दिनों में रजत शर्मा की छवि कितनी खराब हुई होगी। जो लोग उन्हें फेवरेट मानते होंगे, जो लोग उन्हें पत्रकारिता का आदर्श मानते होंगे, क्या उन्हें वो फॉलो करेंगे? तो क्या आपकी छवि नहीं खराब की कांग्रेस ने? और इसी पर मीनाक्षी जोशी ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, मैं पहले दिन से कह रही थी, मैं वही थी स्टूडियो में रजत जी के साथ एंकरिंग कर रही थी। कांग्रेस प्रवक्ता, ध्यान से ये लाइन सुनिएगा दर्शकों, कांग्रेस की क्या आदत है, और यही वजह है कि कांग्रेस झूठ फैलाने में बहुत दिन तक कामयाब नहीं हो पाएगी। क्या लिख रही हैं मीनाक्षी जोशी कि कांग्रेस प्रवक्ता जानबूझकर रजत शर्मा जी को प्रोवोक कर रही थी, और फिर भी उन्होंने संयम बनाए रखा। कोई अपशब्द होता तो मैं सुनती, दुनिया सुनती, आज सच दुनिया देख रही है, हम सम्मान देना जानते हैं और सम्मान लेना भी। ये कहा है मीनाक्षी जोशी ने, जो उनके साथ लाइव टीवी में उस वक्त एंकरिंग कर रही थी। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि हम सम्मान भैया लेना जानते भी हैं और देना भी जानते हैं। और अब रजत शर्मा ने भी ट्वीट कर दिया था, और बता दें आपको, यहां पर इंडिया टीवी के द्वारा किया जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में रजत शर्मा की बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने माना,
कांग्रेस के नेताओं का आरोप गलत है, बेबुनियाद है। और इसी के तहत आपको बता दें कि इंडिया टीवी ने इस पर बतौर एक बुलेटिन जारी करके भी यहां पर कांग्रेस नेताओं की पोल खोल दी है। आपको बता दें जयराम रमेश जो इतने दिग्गज नेता हैं, आज से नहीं है दर्शकों, राहुल गांधी से वो काफी सीनियर नेता हैं। और देखिए जयराम रमेश भी इन सब बातों पर हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, जहां भी ये सब बातें आती हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। अभी एक क्या हुआ था आपको मैं बताती हूँ, अभी हाल का वाकया। राहुल गांधी ने एक पत्रकार को टारगेट किया, उसके साथ मैं आपको बता दूं एक पत्रकार है मौसमी, आज तक की एंकर है, आपने देखा होगा वो हमेशा कांग्रेस बीट में ही एंकरिंग करती हैं, कांग्रेस बीट में हमेशा एंकरिंग करती हैं। और खुद वो अनुभवी पत्रकार है, वो कोई 20 साल की नहीं है पत्रकार या 30 साल की, उनसे ज्यादा उनकी उम्र हो गई है। और उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने कहा, मतलब आप कांग्रेस के बीट देखने वाले पत्रकारों को नहीं छोड़ रहे जो कि निष्पक्ष होकर कर रहे हैं, तो आप फिर क्या कीजिएगा, क्या कह रहे हैं कि आप बीजेपी का बैच लगा लीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, मैं आपके कहने से बीजेपी का बैच तो नहीं लगा लूंगी, लेकिन आपको मेरे सवाल से दिक्कत है तो बताइए। तब जयराम रमेश ने टोका था और कहा था कि आप सवाल पूछिए ना। जयराम रमेश वहां राहुल गांधी को डांट नहीं सकते थे कि आप ये क्या कह रहे हैं, पत्रकार है ये, आप जिसे काम कर रहे हैं हम भी काम कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कभी भी इंडिया चाइना के बारे में क्यों नहीं कहा कि, और जयराम रमेश ने पाकिस्तान की कभी आलोचना क्यों नहीं की, जयराम रमेश ने हमेशा सरकार की आलोचना क्यों की। और जब भी मोदी सरकार बनी है आपने कांग्रेस के सरकार को तो कभी आलोचनात्मक तरीके से आपने अपशब्द नहीं कहे। ये देखिए दर्शकों, पुरानी परंपरा हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की। और आज जब कोर्ट से तमाचा मिला है तो आज रजत शर्मा की बड़ी जीत हुई है और पत्रकार उनके समर्थन में है। बड़े बड़े पत्रकारों ने अभी पोस्ट किया जो मैंने आपको एक एक करके पढ़ाया है, और उन्होंने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। रजत शर्मा की जितनी छवि इन लोगों ने खराब करने की कोशिश की, उनसे डबल उनको लोग इज्जत देंगे, क्योंकि आज रजत शर्मा जब कोर्ट गए तो वो समझ गए लोग कि अगर ये कोर्ट का रुख कर रहे हैं यानी कि ये सच्चे हैं, ये निडर हैं। और यही वजह है कि 40 साल से पत्रकारिता में लोहा मानते हैं लोग रजत शर्मा जी का इंडिया टीवी के मालिक जो हैं। अब आपकी क्या राय है, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी की आदतन अब ये मजबूरी हो गई है पत्रकारों को टारगेट करना, पीएम मोदी को टारगेट करना और पत्रकार को भद्दी भद्दी गालियां देना? जरूर कमेंट में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि रागिनी नायक के वुमेन कार्ड फेल होने से आप कितने नाखुश हैं या खुश हैं, जरूर राय रखिए। शुक्रिया। वाजपेयी जी के साथ भी आप काफी, आपका अटल जी के साथ भी मुझे बहुत समय पहली बार कब मिले आप उनसे? जब हम कॉलेज में थे तो रंजन भट्टाचार्य ये मेरे दोस्त थे, और रंजन भट्टाचार्य की उसमें गुन्नू से दोस्ती चल रही थी, अफेयर जिसको कहते हैं कॉलेज के जमाने में। तो हम कभी कभी रंजन और मैं, रंजन भी एसआरसीसी में थे। अच्छा, और गुन्नू दौलतराम कॉलेज में थी। अच्छा, वो लेडीज कॉलेज, और वो लेडीज कॉलेज था। उस समय एक बात बता है, थोड़ी मेरे लिए एम्बैरेसिंग, लेकिन गुन्नू दौलतराम कॉलेज के स्टूडेंट्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी बनी और मैं डूसू में जनरल सेक्रेटरी था। और मेरी गुन्नू की अच्छी दोस्ती थी, बहुत प्यार, बहुत ही दोस्ती थी। तो गुन्नू ने अपने कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन का उद्घाटन करने के लिए अटल जी को बुलाया, विदेश मंत्री थे। उसने जिद की, ये आ गए, और उसको प्रेजाइड ओवर करने के लिए मुझे बुलाया। अच्छा। तो जब मंच पर बैठे थे, गुन्नू कुछ भाषण दे रही थी, कॉलेज के प्रिंसिपल बोल रहे थे, तो अटल जी मेरे बगल में बैठे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कैसा कॉलेज है ये? मैंने कहा जी ये बहनजियों का कॉलेज है। एक्चुअली मेरे टाइम में भी हम लोग यही कहते थे। तो सभी यही कहते थे। कहने का मतलब, मैंने कहा देखिए कुछ हैप कॉलेज होते हैं जैसे LSR, मिरांडा हाउस, और कुछ ये बहनजियों के कॉलेज हैं, जानकी देवी, दौलतराम, ये। अच्छा। फिर उनके पहले मैंने भाषण दिया तो मैंने ये कहा कि विदेश मंत्री आए हैं, हम इनको बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो हुनर है, टैलेंट है, उसके लिए जगह नहीं है। हमारे इंजीनियर जब ट्रेंड होते हैं, जब डॉक्टर ट्रेंड होते हैं, बाहर जाके नौकरी ढूंढनी पड़ती है, हम क्यों नहीं ऐसी स्थितियाँ क्रिएट करते हैं। तो उसके बाद अपना लड़कियों ने तालियां बजाई, अच्छा भाषण हो गया, मैं बैठा। अब अटल जी खड़े हुए बोलने, भाइयों और बहनों कहते हुए हिचकिचा रहा हूं। मेरे कान खड़े हुए। अगला सेंटेंस उन्होंने कहा, आपके छात्र संघ के महामंत्री कह रहे थे ये बहनजियों का कॉलेज है। ओह माय गॉड, ये तो मतलब आपके लाइफ में ये प्रधानमंत्री होना ही है। और इतना लड़कियां चिल्लाई, नो 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 नो। कहते हैं मेरा इंप्रेशन ऐसा नहीं है। अच्छा।
और फिर उन्होंने कहा कि महामंत्री जी कह रहे थे कि हमारे इंजीनियर बाहर जा रहे हैं, हमारे डॉक्टर बाहर जा रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ चिंता ना करें, कुछ लोग इस देश को भरने के काम में लगे हुए हैं। और वो लड़कियों का कॉलेज, वहाँ मेरी बहुत सारी दोस्त थी, और एक लड़की तो ख़ास जिससे मेरी दोस्ती थी वो उसी कॉलेज में थी। हाँ। अब मुझे लगा इतनी बेइज्जती हो गई, और दूसरी बार ये यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो लेकिन उन्होंने जो समा बांधा और जो उन्होंने दिल जीता अपने भाषण से, तो फिर कुछ दिन बाद में मैंने गुंजू से कहा, मैं फिर उनको मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने हमें कहा था। मैंने कहा तो हमें आपकी मेरी प्राइवेट बात थी। कहते हैं सार्वजनिक मंच पर बात हो रही थी। उन्होंने तो लाइसेंस मिल गया ना। तो और वो फिर मुझे बाद में देखा कि वो जो भी उनसे पहले बोलता था उसकी खिंचाई होती थी। तो अगली बार वो फिर आए, हमने स्वामी विवेकानंद की स्टैचू लगाई थी उसका उद्घाटन करने के लिए। तो मेरे से अब पहले मैंने कहा विजय गोयल तुम बोलो, मैं बाद में बोलूँगा इनके। तो विजय गोयल ने अपना कुछ भाषण दिया था, तो कि स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के लिए विदेश मंत्री को बुलाया है। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि छात्र संघ के अध्यक्ष मेरे पास आए थे, मैंने इनसे पूछा भाई स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करना है तो किसी साधु को बुलाओ, किसी संत को बुलाओ, विदेश मंत्री को क्यों बुलाते हो? तो उन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंद की ख्याति विदेश में ज्यादा हुई थी इसलिए विदेश मंत्री को बुलाना। देखिए कैसे तार जोड़े। हाँ, तो लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो गजब के स्पीकर, गजब के